नमस्कार, माइंड व्यू रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात बांसगांव लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 67। बांसगांव गोरखपुर जिले का कस्बा है। गोरखपुर जिले का जो नगर पंचायत क्षेत्र, ये नगर पंचायत क्षेत्र में आता है। ये जो क्षेत्र है वो श्रीनेत ठाकुरों का क्षेत्र माना जाता है। कहा जाता है कि श्रीनेत ठाकुर यहाँ बहुत पहले से रहे हैं। जो श्रीनेत ठाकुरों का कुल देवी का मंदिर है, दुर्गा जी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। वहाँ पर रक्त जो है, रक्त समर्पित करने की परंपरा चलती है। रक्त चढ़ाने का वहाँ पर जो रक्त बलि कही जाती है, वो देने की एक परंपरा लगभग 300 सालों से वहाँ पर चली आ रही है। पहले उस जगह पर जानवरों की बलि दी जाती थी, और जानवरों की बलि जब बंद हुई तो उसके बाद वहाँ पर लोग जो श्रीनेत ठाकुर होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी संख्या में नवरात्र के नवमी के दिन आते हैं, और वो वहाँ पे जो जन्मजात बच्चे होते हैं 15 दिन से लेकर के और 100 साल तक के वृद्ध भी वहाँ पर अपने रक्त की बलि देते हैं। ये मान्यता है कि जो लोग वहाँ पे रक्त की बलि देते हैं उन पर उनकी देवी का आशीर्वाद रहता है और वो जीवन में उन्नति कर पाते हैं। बहरहाल राजनीति की बात की जाए तो आज़ादी के बाद से, जब से बांसगांव की सीट अपने अस्तित्व में आई, तब से ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित श्रेणी की सीट है। लोकसभा विधानसभा की 5 सीटें आती हैं: चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार, रुद्रपुर और बरहज। जो रुद्रपुर और बरहज की सीट है वो देवरिया जिले की सीट है, इस लोकसभा के साथ जुड़ी हुई है। वहीं जो बांसगांव की सीट है वो सुरक्षित सीट है। देश में जब लोकसभा के चुनाव हुए उस समय जो गोरखपुर में जो 3 सीटें हुआ करती थी उसमें उसी का हिस्सा था ये भी। शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा। फिर साल 1967 में ये सीट संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के खाते में चली गई, जब मोहल्लू प्रसाद यहाँ से चुन करके संसद पहुंचे थे। फिर साल 1971 में इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर कब्जा हुआ। राम सूरत प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए। 1977 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोकदल को विजय मिली। फिरंगी प्रसाद यहाँ से चुन करके और संसद पहुँचे। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में, उस समय चूँकि इनका महावीर प्रसाद का इस सीट पर आगमन हुआ, वो महादेव प्रसाद के बेटे थे। महावीर प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। महावीर यहाँ से चुनाव जीत करके और संसद पहुंचे। फिर उसके बाद 1984 और 1989 लगातार 3 बार वो यहाँ से चुनाव जीते और सांसद हुए। 11 नवंबर सन 1939 को इनका गोरखपुर में जन्म हुआ। साल 1974 को वो पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुन करके और विधायक हुए। इसके बाद साल 1980 में लोकसभा का चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर 3 चुनाव लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे और सांसद रहे। फिर जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो वो रेलवे, माइंस और स्टील जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में डिप्टी मंत्री और मंत्री रहे थे। बाद में ये हरियाणा के राज्यपाल हुए। फिर हरियाणा के साथ साथ ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी दायित्व इनके पास रहा। हालांकि साल 2004 में कांग्रेस पार्टी ने इनको फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में वापसी कराई। 2004 के लोकसभा चुनाव में इनको बांसगांव की लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव जीत करके सांसद हुए। फिर इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ पर ये मंत्री बनाए गए थे, और सूक्ष्म और जो लघु उद्योग थे उनके ये मंत्रालय में मंत्री रहे, उसका इन्होंने जिम्मा संभाला। इसके बाद साल 1991 में पहली बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जब यहाँ से राजनारायण पासी चुनाव जीत करके सांसद हुए। उस समय हिंदुत्व की लहर चल रही थी, इस सीट पर भी उसका असर दिखा। हालांकि साल 1996 में इस सीट पर पहली बार समाजवादी पार्टी को जीतने का मौका मिला और एक बार ही ये सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में रही। 1996 की जो राजनीति है, 1996 का जो चुनाव है, उसमें एक बड़ी घटना भी यहाँ शामिल हो। घटना हम आपको आगे बताएंगे। फिर साल 1998 और 1999 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली थी। राजनारायण पासी जो थे वो 3 बार यहाँ से सांसद रहे थे। 2004 में, जैसा पहले बता चुके हैं, महावीर प्रसाद यहाँ से सांसद रहे। फिर 2009 में इस सीट पर कमलेश पासवान का आगमन हो गया। कमलेश पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वो चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। फिर इसके बाद साल 2014 और 2019 लगातार तीनों चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। वर्तमान समय में वो यहाँ से सांसद हैं। 6 अगस्त 1976 को कमलेश पासवान का जन्म हुआ। गोरखपुर में ही जन्मे थे ये। सेंट पॉल स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की। उसके बाद फिर ये राजनीति में सक्रिय रहे। इनके पिता ओम प्रकाश पासवान उस समय उस क्षेत्र में दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते थे। अनुसूचित जाति और पिछड़ों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। और वो जो गोरखपुर की माणीराम विधानसभा सीट है वहाँ से विधायक हुआ करते थे। माणीराम विधानसभा की बात हम जब गोरखपुर लोकसभा की बात कर रहे थे तब भी कर चुके हैं। ये वही सीट है जिसने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिभुवन नारायण सिंह को चुनाव हरा दिया था। बहरहाल 1996 में जब लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था तो ओम प्रकाश पासवान अब एक चुनावी जनसभा को संबोधित करके स्टेज से नीचे उतर रहे थे। उसी समय उनके ऊपर बम से हमले हुए, जिसमें वो और उनके जो दिन रात के साथी थे कामेश्वर सिंह, दोनों लोगों की हत्या हो गई थी।
इसके बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई, पुलिस ने कई लोगों पे मुकदमा दर्ज किया, कईयों का एनकाउंटर हो गया, कई लोग दूसरे दूसरे कारण से मर गए। एक राकेश यादव जो पहलवान थे वो उस हत्या में आरोपित थे। हालांकि उन्होंने अपने को उस समय वो खुद उन्होंने गिरफ्तारी दी और कहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। सबूतों के अभाव में बाद में कोर्ट से में ये मुकदमा ख़त्म कर दिया गया और सबको बरी कर दिया गया। बहरहाल साल 1996 में जब ओम प्रकाश पासवान की हत्या हो गई तो समाजवादी पार्टी ने सुभावती देवी जो उनकी पत्नी थी उनको चुनाव मैदान में उतारा। सुभावती यहाँ से चुनाव जीत करके 1996 में यहाँ से सांसद रहीं। कमलेश पासवान जो थे वो उस समय छोटे रहे होंगे, इस वजह से शायद वो राजनीति में सक्रिय नहीं हुए थे और इसी समय उनकी माता जी को शायद पार्टी ने टिकट दिया होगा, ऐसा कुछ कारण जो वहाँ से सुनने में आता है। वो उस लोकसभा सीट की इकलौती महिला सांसद है जो अभी तक वो केवल एक बार वहाँ से सांसद रही, उसके बाद कोई भी महिला वहाँ से सांसद नहीं हुई। साल 2002 में कमलेश पासवान अपने पिता की परंपरागत सीट जो माड़ीराम थी वहाँ से विधायक चुने गए भारतीय जनता पार्टी में। फिर उसके बाद साल 2007 में दूसरी बार रहे। 2009 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े बांसगांव से, वहाँ से सांसद हुए, फिर 3 बार सांसद। उनके जो भाई हैं डॉक्टर बिमलेश कुमार वो बांसगांव की सुरक्षित सीट से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2017 का चुनाव लड़े थे और वहाँ से चुनाव जीत करके विधायक हैं। जो कमलेश पासवान के लिए कहा जाता है कि कमलेश पासवान योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, इनके पूरे परिवार की योगी आदित्यनाथ के साथ काफ़ी घनिष्ठता है और गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद के कारण कमलेश पासवान को वहाँ चुनाव जीतने में आसानी रहती है। और जो दलित और पिछड़े वोट हैं उसके साथ साथ इनको सवर्णों का भी वोट है वो आराम से मिल जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय की जो राजनीति है वहाँ पर जो लोगों को जिन लोगों से लोग वहाँ प्रभावित होते हैं, जिन नेताओं से प्रभावित होते हैं, उसमें दूसरा परिवार हरिशंकर तिवारी का है। चूँकि हरिशंकर तिवारी चिल्लूपार की विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रहे। जब वो पहली बार विधायक हुए उस समय जेल में थे, यहाँ से निर्दल चुनाव लड़े, विधायक हुए, लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे। बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पूर्वांचल के बड़े ब्राह्मण हैं। उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की राजनीति में उनकी एक हैसियत है और स्थापित है। बहरहाल जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो भी आगे बढ़ा, उनके जो बेटे हैं वो लोग आगे बढ़ा रहे हैं। भीष्म शंकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़के और संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं। विनय शंकर वर्तमान समय में उनकी सीट जो चिल्लूपार थी वहाँ से बसपा के टिकट पर चुनाव जीत करके विधायक हैं। तो उनका भी एक अच्छा खासा प्रभाव वहाँ के वोटर्स पे रहता है। इसके अलावा महादेव प्रसाद महावीर प्रसाद और उसके बाद महावीर प्रसाद के बेटे सदल प्रसाद जो 2019 में बसपा ने उनको, जो सपा बसपा गठबंधन था तो उसमें गठबंधन में ये बसपा के हिस्से में सीट गई थी। बसपा ने इनको सदल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया था, हालांकि सदल प्रसाद ये चुनाव हार गए थे। इनके अतिरिक्त जो हरिशंकर तिवारी का विजयी अभियान रोकने वाले राजेश त्रिपाठी का एक दखल रहता है। राजेश त्रिपाठी साल 2007 के चुनाव में बसपा के टिकट पर चिल्लूपार की विधानसभा में चुनाव लड़े और उन्होंने वहां से अपराजेय माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी को चुनाव में हरा करके सबको हैरान कर दिया था। पेशे से पत्रकार रहे राजेश त्रिपाठी, जो बड़हलगंज में ऐतिहासिक मुक्ति पथ है जब वो बना तो उसके बाद वो चर्चा में आए थे। राजेश त्रिपाठी को शमशान बाबा के भी नाम से जाना जाता है। साल 2007 का चुनाव उन्होंने हरिशंकर तिवारी को हराया और फिर जब बसपा की सरकार बनी तो उनको इनाम स्वरूप मंत्री का पद मिला। साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी उस वक्त भी राजेश त्रिपाठी इस सीट को जीतने में कामयाब रहे। चिल्लूपार बसपा के खाते में रहा। हालांकि बाद में हरिशंकर तिवारी का परिवार भी बसपा में शामिल हो गया और जब 2017 में ये खबर आने लगी कि विनय शंकर तिवारी को बसपा वहाँ से उम्मीदवार बना रही है तो उसके बाद राजेश त्रिपाठी ने बसपा को छोड़ दिया था। जब बसपा छोड़ने से पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता के नाम पर एक बेहद भावुक पत्र लिखा था और वो पत्र भी उस समय खूब चर्चा में रहा था। राजेश त्रिपाठी भी जमीन पर भी खूब सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी सक्रियता देखने को आपको मिलती रहती है। हालांकि जब उन्होंने बसपा छोड़ा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। 2017 का विधानसभा वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे 2017 के विधानसभा में, पर वो चुनाव वो हार गए। अब इस सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ जो कुल वोटर हैं वो करीब 17,60,090 के आसपास वोटरों की संख्या है जो 2019 के चुनाव के पहले के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, जिसमें 9,80,235 पुरुष मतदाता हैं तो 7,79,762 ये महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो जो ओबीसी वोटर हैं वो करीब 8,34,000 के आसपास हैं। अनुसूचित जाति के वोट यहाँ पर 2.5 लाख हैं। सवर्ण वोटर करीब 5 लाख हैं। तो वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी है। 1.5 लाख वोटर यहाँ मुस्लिम समाज से आते हैं। अब जातिगत समीकरण और जो इतिहास की बात हो गई,
जो यहाँ की राजनीति है वो चूँकि गोरखपुर की राजनीति है, हरिशंकर तिवारी का क्षेत्र है, तो हरिशंकर तिवारी के परिवार का एक दबदबा रहता है। हालांकि आज की तारीख में चूँकि योगी आदित्यनाथ का कद वहाँ पर गोरखपुर में बड़ा है, तो योगी आदित्यनाथ और चूँकि वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में है आज की तारीख में सीट, जो अब तक चुनाव हुए उसमें 7 बार कांग्रेस पार्टी को जीत मिली, और इधर जो है वो सीट 6 बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में रही है। वर्तमान समय भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कब्जा है। योगी आदित्यनाथ के कंधों पर इस सीट को जिताने की जिम्मेदारी रहती है। हरिशंकर तिवारी के बड़े रसूख के बावजूद भी आज भी इस क्षेत्र का इतिहास, जो इस क्षेत्र का भाग्य तय होता है, वो गोरखनाथ मंदिर और योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से ही यहाँ का भाग्य तय होता है। धन्यवाद।